हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी यूपी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और उसमें जो इनकम टैक्स वाला पार्ट है वहां से हम ये टॉपिक करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, यानी करदाता की आवासीय स्थिति से ही ये तय होता है कि उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर द एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। ये एक उन्होंने कथन दिया है, मुश्किल नहीं है। गत वर्ष के दौरान अर्जित आय एक निर्धारित की आवासीय स्थिति के आधार पर अधिनियम के तहत कर के अधीन है। तो ये तो हमें सबको पता है कि गत वर्ष में जो आपने कमाया होता है उस पे इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स जो लगेगा वो लगेगा आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे। अब आ रहा है क्वेश्चन, और यह है कि प्रत्येक वर्ष एक निर्धारित की आवासीय स्थिति नहीं बदलेगी, अवश्य बदलेगी या बदल सकती है। ओके, मैं सिंपल करता हूं। किसी व्यक्ति पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करता है, और मजे की बात यह है कि ये स्टेटस हर साल बदल सकता है। अगर पिछले साल कोई व्यक्ति निवासी था तो हो सकता है कि इस साल वो असाधारण निवासी हो जाए, इस साल असाधारण निवासी हो जाए तो हो सकता है अगले वर्ष के लिए वो अनिवासी हो जाए। तो किसी के ऊपर भी आप परमानेंट ठप्पा नहीं लगा सकते। यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर हर साल व्यक्ति की निवासीय स्थिति बदल सकती है। आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि हर साल दिनों पे डिपेंड करेगा कि वो भारत में कितने समय रहा या कैसी स्थिति रही, उस आधार पे निवासीय स्थिति बदल सकती है। ओके, ये बेसिक आपको बात पता होनी चाहिए कि निवासीय स्थिति तीन तरह की हो सकती है। पहला है रेजिडेंट, दूसरा है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और तीसरा है नॉन रेजिडेंट। ये तीन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में ये तीन स्टेटस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब में या तो व्यक्ति रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। ये कैसे साबित होगा अभी अपन ये क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दिया कि हर साल आपका रेजिडेंशियल स्टेटस बदल सकता है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। जब तक अपन इस चैप्टर के 25 क्वेश्चन जब अपन देखेंगे ना तो आप इतना आराम से समझ जाएंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और आप बड़े आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चनों को आगे के जो 5-6 क्वेश्चन आएंगे उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करो ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है अजय। ठीक है, ये व्यक्ति, इसका नाम अजय। तो अजय रेजिडेंट है तो इसे मैं आर से कोट करूंगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो एनओआर से कोट करूंगा, और नॉन रेजिडेंट है तो एनआर से कोट करूंगा। तो ये साबित कैसे होगा? तो इसके लिए आप यूँ याद रखो कि एक होती है बेसिक शर्त और दो होती है एडिशनल कंडीशंस। एक बेसिक शर्त और दो एडिशनल कंडीशन, जो इनको पूरा कर देगा वो बनेगा रेजिडेंट। क्या है शर्तें वो भी बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति बेसिक शर्त पूरी कर दे लेकिन दो एडिशनल कंडीशन में अटक जाए, चाहे एक में अटक जाए चाहे दोनों में अटक जाए, जो व्यक्ति केवल बेसिक शर्त पूरी करेगा वो कहलाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और जो व्यक्ति बेसिक शर्त में ही अटक जाए फिर भले ही वो दो एडिशनल कंडीशन पूरी करे चाहे नहीं पूरी करे, जिससे बेसिक शर्त ही पूरी नहीं हुई, वो व्यक्ति कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। तो ये तो हो गई कि मैंने आपको बता दिया कि बेसिक शर्त और एडिशनल शर्तों का क्या इंपॉर्टेंस है। अब बात आप कहेंगे कि बेसिक शर्त क्या है। बेसिक शर्त को समझिए। बेसिक शर्त ये है, इसमें भी आप समझिएगा। सबसे सिंपल तो ये है कि वो व्यक्ति 182 दिन भारत में रहे। कि सर समझ नहीं आ रहा। ओके, जैसे आज तारीख है 30 सितंबर 2025, अभी जो वर्ष चल रहा है वो है 25-26। 25-26 को हम कर रहे हैं असेसमेंट। तो ये देखा जाएगा कि प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या पोजीशन थी। जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है अजय। हम ये देखेंगे कि अजय ने प्रीवियस ईयर में 182 दिन भारत में रहा क्या। अगर इसमें अब मैं पहली कंडीशन डालता हूं, अगर अजय एक ऐसा नागरिक है जो भारत छोड़कर जाता है रोजगार के लिए,
यानी अजय अगर नौकरी के लिए, बिजनेस करने के लिए पहली बार इंडिया छोड़ता है तो ये देखा जाएगा कि वो 182 दिन भारत में रहा या नहीं रहा। ये हो गई पहली बात। अच्छा, सपोज करो अजय अजय एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का है, भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का है, और विदेश में रहने चला गया था, विदेश में रहने चला गया था और प्रीवियस ईयर में भारत में आया, तो फिर से देखा जाएगा कि वो भारत में 182 दिन रहा या नहीं रहा। लेकिन अगर रोजगार वाली दशा नहीं है या विदेश में रहने वाली दशा नहीं है तो फिर आपके पास या तो 182 डेज का ऑप्शन रहेगा या 60 प्लस 365 डेज का ऑप्शन रहेगा। मतलब ये स्पेशल केस है, जो व्यक्ति देश छोड़कर जाता है उसको 182 दिन भारत में पूरे करने पड़ते हैं, तब बेसिक कंडीशन पूरी हुई मानी जाती है। जो व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन का है और विदेश में चला गया था, पिछले साल भारत में आया है, तो देखा जाएगा कि पिछले साल भारत में उसने 182 दिन पूरे किए या नहीं किए। इन दोनों दशाओं के अलावा अगर केस है तो ये देखा जाएगा कि वो व्यक्ति 182 दिन की कंडीशन पूरी कर दे और या तो फिर 60 प्लस 365 डे की कंडीशन पूरी कर दे। अब 60 क्या है, आपके प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज इंडिया में रहा हो और प्रीवियस ईयर से पहले के जो 4 वर्ष होते हैं, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर 24-25, तो इससे पहले 23-24 रहा होगा, 22-23 रहा होगा, 21-22 रहा होगा और 20-21 रहा होगा। इन 4 वर्षों में कुल मिलाकर वो 365 दिन भारत में रहा या नहीं, अगर रह गया तो ये मान लिया जाएगा कि उसने बेसिक शर्त पूरी कर दी। तो ये है आपका बेसिक शर्त पूरी करने का क्राइटेरिया। यानी बेसिक शर्त में भी तीन है, ए केस, बी केस, सी केस, और सी केस में भी एक मेन केस तो सेम है और एक आपका ऑल्टरनेटिव शर्त है। अभी एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा आप ये बात समझो कि इसके अलावा ये कि जो एडिशनल कंडीशन है वो क्या है। एडिशनल कंडीशन है 7/730 और 10 साल में 2 बार। कि सर इसका क्या मतलब है, आपका जो प्रीवियस ईयर चल रहा है, जैसे मैंने बताया कि अभी 25-26 चल रहा है और प्रीवियस ईयर 24-25 था, तो इस 24-25 से पहले के जो 7 वर्ष हैं उसमें अगर 730 दिन व्यक्ति भारत में रहेगा तो ये मान लेंगे कि उसने एडिशनल कंडीशन को पूरा कर दिया। लेकिन ये उसने पहली एडिशनल कंडीशन को पूरी किया। इसी तरह जो प्रीवियस ईयर आपका चल रहा है उससे पहले के जो 10 साल हैं, वो 10 साल में से 2 बार कभी भी आपको बेसिक शर्त को पूरा करके दिखाना होगा। ओके, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं और समझा दूंगा। नियम एक बार मैं दोहरा देता हूँ। जो व्यक्ति बेसिक शर्त और 2 एडिशनल कंडीशन को पूरा कर देगा वो रेजिडेंट होगा। जैसे मैं मेरी बात बताऊं तो मैं रेजिडेंट हूं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर 24-25 में मैं पूरा साल भारत में रहा, मैं विदेश घूमने नहीं गया, भारत में ही रहा। 365 दिन के 365 दिन में भारत में रहा, तो इसका मतलब है मैंने बेसिक शर्त को पूरा कर दिया। अच्छा, इससे पहले के 7 साल में भी मैं कहीं नहीं गया, तो 7 साल में मुझे 730 दिन भारत में रहना था, लेकिन मैं तो सातों के सातों साल मतलब करीबन 2600 दिन भारत में ही रहा। इसके अलावा मुझे पिछले जो 10 साल हैं उस 10 साल में से 2 बार 10 में से 2 बार मुझे रेजिडेंट होने की शर्त को पूरा करना था। मैंने तो 10 के 10 वर्षों में ही रेजिडेंट होने की कंडीशन को पूरा किया, मतलब मैंने एडिशनल कंडीशंस को भी पूरा कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ जो व्यक्ति केवल बेसिक शर्त को पूरी करे और एडिशनल शर्तों में फंस जाए वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, और जो व्यक्ति बेसिक शर्त में ही उलझ जाए, अटक जाए, क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, वो नॉन रेजिडेंट होगा। अब इसके बेसिस पे अपन अगले कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो आपको डेफिनेट समझ में आएगा। ओके, आगे है फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड बाय अ पर्सन टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। भारत में निवासी और सामान्य रूप से निवासी होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अतिरिक्त शर्त या शर्तें पूरी करनी होगी। वह प्रासंगिक गत वर्ष से ठीक पहले के 10 गत वर्षों में से कम 2 वर्षों में भारत का निवासी हो। वह प्रासंगिक गत वर्ष से ठीक पहले के 7 वर्षों के दौरान 730 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहा हो। दोनों ए और बी, यस इसका आंसर होगा दोनों ए और बी।
कि सर ये क्या है, सर बताओ ना ढंग से। अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट साबित होना चाहता है, यानी वो निवासी तथा साधारण निवासी की कैटेगरी में आना चाहता है, तो उसे बेसिक शर्त तो पूरी करनी ही होगी और उसे 2 एडिशनल कंडीशन पूरी करनी होगी। उसमें पहली एडिशनल कंडीशन क्या है, वो ये है कि प्रीवियस ईयर जिसकी आप बात कर रहे हो, प्रीवियस ईयर जिसकी आप बात कर रहे हो, इससे पहले के जो 7 साल होते हैं, उस 7 साल में कुल मिलाकर वो 730 दिन भारत में रहे। तो ये एक तो ये लिखा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रीवियस ईयर की आप बात कर रहे हो, उससे पहले के जो 10 प्रीवियस ईयर होते हैं, उस 10 में से 2 बार, यानी यूँ समझो कि 10 बार लॉटरी निकली हो तो 10 में से 2 बार आपकी लॉटरी निकली हो, यानी प्रीवियस ईयर से पहले के 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 बार आप रेजिडेंट रहे हों। ये दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी होने पर यह माना जाता है कि मिस्टर अजय, जिसका मैं काल्पनिक नाम बता रहा हूँ, मिस्टर अजय ने दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा कर दिया। ठीक है, चलिए। तो नो डाउट आप देख ही पा रहे होंगे, शुरुआत के 2 क्वेश्चनों से ही आप समझ गए कि चैप्टर आसान नहीं है, लेकिन ये भी है कि मुश्किल नहीं है। यही बातें जब बार बार आप मैं दोहराऊंगा तो आपको डेफिनेट समझ में आएगी और फिर आप डेफिनेट इसके क्वेश्चन लगा लोगे। एक क्वेश्चन और दिखते हैं ना। ठीक है, ये वही शर्तें लिखी हुई है। पहले बेसिक शर्त को समझाया है मैंने, फिर एडिशनल शर्तों को बताया है यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आराम से समझते हैं, हिंदी में ही पढ़ता हूँ। विप्रो लिमिटेड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर परेश ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए 10 अगस्त 2024 को भारत छोड़ दिया। आयकर प्रयोजन के लिए कर निर्धारण वर्ष 25-26 के लिए उसकी आवासीय स्थिति क्या होगी। अब ये बिल्कुल सिंपल फ्लैट क्वेश्चन आया। अब आप गैस करो, बात किसकी चल रही है, परेश की। परेश के साथ क्या स्थिति है कि उसने 10 अगस्त 2024 को इंडिया छोड़ दिया। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे हम बात करें, सबसे पहले अप्रैल में वर्ष शुरू होता है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं और वो इंडिया में था। इसके बाद मई का जो महीना होता है, उसमें 31 दिन होते हैं और वो बंदा इंडिया में था। जून में 30 दिन होते हैं और वो बंदा इंडिया में था। इसके बाद जुलाई में 31 दिन होते हैं, वो बंदा इंडिया में था। और अगस्त में 10 अगस्त को भी वो भारत में ही था, 10 दिन वो भारत में ही था। ठीक है, 30, 31, 30, 91, 92 और 30, 122 और 10, 132 दिन। अब आप मेन बात इस पे फोकस करो। गत वर्ष जिसकी बात चल रही है, गत वर्ष में मिस्टर परेश 132 दिन के लिए भारत में थे। अगर किसी के दिमाग में 182 दिन शर्त बैठा हुआ हो, उसने ढंग से नहीं सुना, उसने शुरू का 2 मिनट का वीडियो भी ढंग से नहीं सुना, उसके दिमाग में क्या होगा कि इसने 182 दिन की शर्त पूरी नहीं की, इसने बेसिक शर्त पूरी नहीं की। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने पहली बात क्या बताई थी, वो व्यक्ति जो रोजगार के लिए देश छोड़ता है, तो परेश ऐसा नहीं है। परेश ने नौकरी के चक्कर में देश नहीं छोड़ा है और ना ही परेश एक ऐसा आदमी है जो विदेश में रह रहा था और भारत लौटा है। परेश ऐसा भी आदमी नहीं है। उसमें जो थर्ड बॉक्स है, उस थर्ड बॉक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर आपसे 182 डे की शर्त पूरी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप 60 + 365 डे की शर्त पूरी कर दो। और ये शर्त क्या कहती है, ये शर्त ये कहती है कि गत वर्ष में आपको 182 दिन रहने की ज़रूरत नहीं है, गत वर्ष में आप 60 दिन रह लोगे तो चल जाएगा, लेकिन बशर्ते कि इससे पहले के जो 4 साल होते हैं, उस 4 साल में 365 दिन आप भारत में रहे हों। अब इस परेश ने पहली बार भारत छोड़ा है, परेश ने भारत छोड़ा है 10 अगस्त को। इसका मतलब उससे पहले वो भारत में ही था। तो 1 वर्ष में 365 दिन, 2 वर्ष में 730 दिन और 4 वर्ष में 1460 दिन। ये व्यक्ति 4 वर्षों में 1460 दिन भारत में रहा, तो इसने बड़े आराम से वो 365 दिन वाली शर्त को पूरा कर देगा। तो इस व्यक्ति ने इस तरह से बेसिक शर्त को पूरा कर दिया। अब बात यह करते हैं कि पीछे के 7 साल में 730 दिन रहना होता है।
चूंकि ये बंदा शुरू से ही इंडिया में था तो ये पहली एसी को पूरी कर देगा, एडिशनल कंडीशन फर्स्ट को पूरी कर देगा। इसके अलावा पिछले 10 साल में कम से कम 2 बार इसको रेजिडेंट साबित होना है। मैं कहता हूँ मिस्टर परेश इंडिया में ही थे तो इन्होंने 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10 बार अपने को रेजिडेंट साबित किया होगा। इसका मतलब इसने एडिशनल कंडीशन सेकंड को भी पूरा कर दिया। इसका मतलब ये व्यक्ति निवासी है। या तो ऑप्शन आएगा निवासी व साधारण निवासी या खाली रेजिडेंट आएगा। तो आप समझ जाइएगा मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर परेश ने इस प्रीवियस ईयर में 182 दिन की शर्त को पूरा नहीं किया है तो भी ये व्यक्ति निवासी साबित होगा, रेजिडेंट साबित होगा। ठीक है, इसीलिए वो नियम, जैसे मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नियम लगाता तो आपको शायद लगता कि यार क्या नियम है, कैसा नियम है, इसलिए मैंने कहा पहले मैं नियम बताता हूँ। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट खेल ये होता है कि देश छोड़ा क्यों। जैसे इसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए छोड़ा, नौकरी के लिए छोड़ा होता तो मैं 182 डेज चेक करता और 182 डेज चेक करते ही ये फेल हो जाता, फेल होते ही इसका आंसर नॉन रेजिडेंट हो जाता। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। इसका तो आंसर निवासी रहा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जन्मे और पले बड़े श्री राजीव 15 अक्टूबर 2024 को बेल्जियम में रोजगार के लिए रवाना हुए। वह पहले कभी भारत से बाहर नहीं गए। उस वाले क्वेश्चन में मैंने माना था, परेश वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो साफ ही लिखा है कि इससे पहले वो कभी भारत से बाहर गया ही नहीं, पहली बार नौकरी के लिए जा रहा है। आकलन वर्ष या कर निर्धारण वर्ष 25-26 के लिए उसकी आवासीय स्थिति क्या है। ओके, अगर आप इस साल में असेसमेंट कर रहे हो इसका मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर 24-25 देख रहे हो। इसका मतलब आप 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना चाह रहे हो, अप्रैल 24 टू मार्च 25। ओके, मैंने इसका कैलेंडर बना लिया है। अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और 15 अक्टूबर के 15 दिन, वो 198 दिन भारत में रहा। जो व्यक्ति भारत से रोजगार के लिए जाता है, पहली बार रोजगार के लिए देश छोड़ता है, उसको प्रीवियस ईयर में 182 दिन की कंडीशन पूरी करनी होती है। बाकी कुछ लोगों को ऑल्टरनेट कंडीशन भी मिल जाती है, 60+3 65 वाली कंडीशन भी मिल जाती है, पर एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में देश छोड़ने वालों को 182 दिन का क्राइटेरिया पूरा करना होता है, जो कि इसने पूरा कर दिया। तो इस व्यक्ति ने एक तरह से बेसिक शर्त पूरी कर दी। अब एडिशनल कंडीशन फर्स्ट क्या है, अब तुम्हें याद हो गई है कि 7 साल में 730 दिन रह के दिखाओ। ये 7 साल कौन से हैं? आपका जो प्रीवियस ईयर 24-25 चल रहा है, इस 24-25 से पहले के जो 7 साल होते हैं, थोड़ा मैं लिखूं 23-24, 22-23, इस तरह के जो 7 साल होते हैं, इस 7 साल में 730 दिन रहकर दिखाना होगा। चूंकि इससे पहले इसने कभी भारत छोड़ा ही नहीं था, तो ये सातों के सातों वर्ष भारत में ही था। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 3 × 45, 7 × 1 मतलब 2555 दिन। आपको तो 730 दिन चाहा गया है, ये पूरे 2555 दिन भारत में ही था। इसके अलावा आपको 10 में से 2 बार कंडीशन पूरी करनी होती है। ये व्यक्ति ने 10 में से 10 बार एडिशनल कंडीशन पूरी की थी, इसलिए यह व्यक्ति भी निवासी है। ठीक है, ध्यान से, यह व्यक्ति भी निवासी है, यह व्यक्ति भी रेजिडेंट है। ध्यान से काम करना, आपको डेफिनेट क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। अगर आपने रूल समझ लिया ना, आप हर बार सही लगाओगे और आपको अच्छा भी लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये व्यक्ति निवासी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाता है यदि उसका या उसके माता पिता या उसके दादा दादी में से किसी का जन्म हुआ हो। ओके, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय मूल का किसे कहते हैं, और फिर ये कि इस नियम का, इस चीज़ का यूज़ केस क्या है, इसका उपयोग क्या है। यूँ समझो, अगर ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति का नाम मान लीजिए अजय, चलो रख लेते हैं, तो अगर अजय खुद या अजय के मम्मी पापा में से कोई भी या अजय के दादा दादी में से कोई भी या अजय के नाना नानी में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, अगर कोई
इनमें से कोई भी, खुद मम्मी पापा दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी एक इंसान अनडिवाइडेड इंडिया यानी 1947 से पहले जो भारत था, जिसमें भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था, फिर तो पाकिस्तान भी अलग हो गया, फिर बांग्लादेश भी अलग हो गया, उस समय का जो भारत था उसमें अगर कोई पैदा होगा, उसमें अगर कोई पैदा होगा तो उसे भारतीय मूल का कहा जाएगा। तो भारत में जन्म होने से काम नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर के अलावा भारतीय मूल का कहलाने के लिए, भारतीय मूल का कहलाने के लिए इन लोगों में से किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में होना ज़रूरी है। ये बात हो गई। अब ये नियम कहाँ काम आएगा? यूँ समझो कि एक व्यक्ति होता है जॉन, ठीक है, एक व्यक्ति होता है जॉन, वो 11 जुलाई 2024 को भारत में आया, 11 जुलाई 2024 को भारत में आया, और मान लेते हैं कि 30 नवंबर 2024 तक भारत में रहा और चला गया, ठीक है। तो अगर हम गिनने बैठें तो वो जुलाई के लगभग 21 दिन, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर के 30 दिन भारत में रहा। हम चेक करें कि वो कितने दिन रहा, तो 30, 31, 30, 31, 122 दिन और 123 और 20, 143, वो 143 दिन भारत में रहा। अब बताओ ये कौन है? कौन है से मतलब मेरा यही मतलब होता है कि वो रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि जॉन भारतीय मूल का है या नहीं। अगर ये भारतीय मूल का है तो इसको 182 डेज़ की शर्त पूरी करनी होगी। अगर जॉन भारतीय मूल का है तो गत वर्ष में 182 दिन का नियम देखा जाएगा। इसके लिए 60 + 365 वाला रूल नहीं है, ठीक है। और अगर जॉन लाइक भारतीय मूल का नहीं है तो इसके लिए फिर 60 + 365 डेज़ वाला रूल देखा जाएगा। इसीलिए समझना ज़रूरी है, इसीलिए समझना ज़रूरी था कि भारतीय मूल का व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 115 CE के अनुसार उस व्यक्ति से मतलब है जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी या वो खुद अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखोगे ना तुम समझ जाओगे कि इतनी कहानी क्यों समझा रहे हो हमें। ओके, अब देखो एक खतरनाक, अच्छा इसका सही में नाम जॉन ही है। जॉन संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए एक विदेशी नागरिक हैं। तो बेसिकली बात यह है कि जॉन USA अमेरिका में पैदा हुआ। उसके पिता का जन्म 1961 में दिल्ली में हुआ। अब ये देखो 1961 तक तो भारत का विभाजन हुआ हो गया था। इसका पापा जो है वो इंडिया का है, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं क्योंकि 1961 में इसके पापा का जन्म हुआ और उसके दादा का जन्म 1936 में लाहौर में हुआ था। तो उस समय लाहौर, जो कि आज भले पाकिस्तान में है, पर उस समय वो भारत का ही हिस्सा था। तो मतलब इस बंदे की जो जड़ें हैं, इस बंदे की जो जड़ें हैं वो भारत में हैं। ये जॉन जो है वो मैं दावे के साथ कहता हूँ, जॉन जो है वो भारतीय मूल का है। लेकिन उसकी माँ का जन्म 1964 में UK में हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब वैसे मतलब होता है, पर जॉन 1 जून 2024 को पहली बार भारत में आए और 183 दिनों तक भारत में रहे और फिर USA के लिए लौट गए। असेसमेंट या 25-26 के लिए उसकी निवासी स्थिति होगी। तो इसमें समथिंग हर बंदा, अगर आप टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो हर बंदा अपनी आइडेंटिटी सर्च करता हुआ आपके पास आएगा। वो आपसे आके पूछेगा, मिस्टर जॉन आपको आके पूछेगा, बताओ जी मैं कौन हूँ, पहचान कौन। तो अब तू पहचान कौन है वो, तो कैसे पहचानेगा, कैसे पहचानेगा? तो सबसे पहले तो मैंने इसकी हिस्ट्री समझी, उससे मुझे में समझ में आ गया कि ये व्यक्ति भारतीय मूल का है। और मैं असेसमेंट ईयर 25-26 में खड़ा हूँ। प्रीवियस ईयर 24-25 में मैं 182 दिन का क्राइटेरिया लेके चेक करूँगा कि 182 दिन वो भारत में था या नहीं। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो 183 दिन भारत में था, तो इसका मतलब ये है कि इसने बेसिक शर्त पूरी कर दी। अब चूंकि इसने बेसिक शर्त पूरी कर दी, तो अब मैं देखूंगा कि इसने एडिशनल कंडीशन फर्स्ट पूरी की क्या। वो क्या थी कि इस साल से पहले वाले 7 साल में 730 दिन इसको भारत में रहना पड़ेगा। अब मुझे देखना पड़ेगा कि वो भारत में पहली बार, यहाँ पे देखो इस बात का इंपॉर्टेंस है कि वो पहली बार भारत में आए,
चूंकि वो पिछले साल पहली बार भारत में आए, इससे पहले वो भारत में कभी नहीं आया, इसका मतलब पिछले 7 सालों में वो 730 दिन भारत में नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि इससे एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हुई। और जो व्यक्ति बेसिक शर्त पूरी होने के बाद एडिशनल कंडीशन में अटक जाता है, वो व्यक्ति कहलाता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, निवासी लेकिन सामान्य निवासी नहीं। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। ओके, तो ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन किए वो अपन ने एक इंडिविजुअल का समझा, इंडिविजुअल को समझा कि कब व्यक्ति रेजिडेंट होता है, कब वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। जिस व्यक्ति से बेसिक शर्त पूरी नहीं होगी तो वो आपका नॉन रेजिडेंट होगा। जैसे मैं इसका सिंपल एक एग्जांपल बताऊं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे पास में पुष्कर है, कोई व्यक्ति पुष्कर में 50 दिन घूमने आया, सपोज करो यहाँ मेला लगा, फिर कुछ दिन और रुक गया, 50 दिन भारत में रहा, तो जो बेसिक शर्त होती है, अगर 60 + 365 का क्राइटेरिया भी देखो तो वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन भी भारत में नहीं रहा। तो जिस व्यक्ति से बेसिक शर्त पूरी नहीं होगी वो टैक्स के उद्देश्यों से नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। और ये जो अपन सीख रहे हैं वो टाइम पास नहीं है, वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजिडेंट होने पे टैक्स लायबिलिटी अलग तरह से डिसाइड होती है, एनओआर होने पे अलग डिसाइड होती है, और एनआर होने पे अलग डिसाइड होती है। इसीलिए टैक्स डिटरमिन करने से पहले, टैक्स फाइनल करने से पहले इनका स्टेटस फाइनल करना होता है। अब इनकम टैक्स में 7 तरह के पर्सन होते हैं। अभी हमने इंडिविजुअल के बारे में बात की, अब हम एचयूएफ के बारे में बात करेंगे। एचयूएफ का बड़ा सिंपल है, आपको ये देखना है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपको सबसे पहले देखना है कंट्रोल, कि जो परिवार का व्यवसाय है उस व्यवसाय का कंट्रोल भारत में है या नहीं। अगर उस व्यवसाय का कंट्रोल भारत में है तो इसका मतलब समझ लो कि बेसिक शर्त पूरी हो गई। और एक बार बेसिक शर्त पूरी हो गई उसके बाद कर्ता को देखा जाता है, और कर्ता को वही 2 AC, वही 2 एडिशनल कंडीशंस पूरी कराई जाएंगी जो अभी हमने इंडिविजुअल के केस में की थी। अब यूँ समझो कि कर्ता ने अगर दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी कर दी तो ये रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर एचयूएफ का कंट्रोल भारत में है, यानी बेसिक शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन जो करता है वो एडिशनल कंडीशंस पूरी नहीं कर पाया या एक एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, तो परिवार का स्टेटस रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो भारत में जो कंट्रोल है वो डिसाइड करता है पहले बेसिक शर्त को, और फिर कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा करता है आगे की एडिशनल कंडीशंस को। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, उसको अपन देख लेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप व्हाट्सएप करके हमने मंगा लें, ठीक है, या फिर हम हमारे ऐप के अंदर डाल देंगे, उस ऐप में से आप देख लेना। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए, और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है, इस कोर्स को आप परचेज़ कीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पर हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं। आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा MCQ दे रखे हैं, और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर को के कोई लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए। चलिए, ठीक है, चलिए ओके, क्वेश्चन देखते हैं। यदि कर्ता भारत का निवासी है
और सामान्य रूप से निवासी है, लेकिन गत वर्ष में एचयूएफ का नियंत्रण और प्रबंधन आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित है, तो एचयूएफ है। ओके। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभक्त कुटुंब, हिंदू अविभाजित परिवार। देखिए, ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो भारत के बाहर है, लेकिन आंशिक रूप से। ओके, तो यूँ समझो, अगर अपन ये कहें यूएसए, अपन मान लेते हैं कि 60% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएसए से होता है, पर फिर भी 40% मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया से होता है, तो इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। इसका मतलब बेसिक शर्त पूरी हो गई है, बेसिक शर्त पूरी हो गई है। अब सब कुछ डिपेंड करता है कर्ता के ऊपर, अब सब कुछ कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, और कर्ता जो है वो भारत का निवासी है और सामान्य रूप से निवासी है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि कर्ता ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऐसा हम तभी कह पा रहे होंगे क्योंकि कर्ता ने एडिशनल कंडीशंस पूरी कर दी होगी। कौन सी? एक तो 7 साल में 730 दिन वाली, और एक 10 साल में से 2 बार वाली, इसने वो पूरी कर दी होगी। तो चूंकि उसने इंडिविजुअल लेवल पे पूरी की है, वो परिवार का कर्ता है, तो ये परिवार रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, निवासी और सामान्य निवासी कहलाएगा। ठीक है। पिछले वर्ष में प्रबंध और मैनेजमेंट पूरी तरह से या थोड़ा सा भी अगर भारत में हुआ हो तो अगर थोड़ा बाहर है तो इसका मतलब थोड़ा भारत में भी है, इतना काफ़ी है हमें उसे बेसिक शर्त पूरे कराने के लिए। और बाकी जो एडिशनल कंडीशन है वही 10 में से 2 वर्ष और 7 साल में 730 दिन, वो तो इसने पहले ही पूरी कर दी, तो इसका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अश्विन के एचयूएफ जिसमें वह, उसकी पत्नी और 2 बेटे शामिल हैं, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। एचयूएफ की आवासीय स्थिति अनिवासी होगी। अब ये इन्होंने पहले से ही प्री कंडीशन कर दिया क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं कि अश्विन की फैमिली है, एचयूएफ वाली कैटेगरी में है, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन कब उनको अनिवासी माना जाएगा? अनिवासी कब होगा? तब होगा जब उससे बेसिक शर्त पूरी ना हो। और बेसिक शर्त पूरी कब नहीं होगी? जब एचयूएफ का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पूरी तरह से भारत के बाहर हो। तो अगर इसके मामलों का प्रबंधन और नियंत्रण पूरी तरह से भारत में है, अगर भारत में होगा तो फिर बेसिक शर्त सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके मामलों का प्रबंधन और नियंत्रण पूरी तरह से भारत के बाहर है, हाँ ये, अगर ऐसा होगा तो बेसिक शर्त पूरी नहीं होगी, और बेसिक शर्त पूरी नहीं होगी तो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। एक बार इसे देख लीजिए। अगर आप एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस समझना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा भी कनेक्शन इंडिया से इस्टेब्लिश हो गया तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह से भारत के बाहर है तो फिर इसे नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में रखा जाएगा। ये व्यक्ति खुद को नॉन रेजिडेंट साबित करना चाहता है। उसके बाद अगर एक बार वो नॉन रेजिडेंट साबित हो गया तो फिर कर्ता मैटर नहीं करता कुछ भी, तो इसका आंसर बी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए ताकि आपका एचयूएफ के फंडे और क्लियर हो जाए। श्री राम जी जिनकी उम्र 55 वर्ष है वो एचयूएफ के कर्ता हैं और नागपुर में कपड़ा व्यापार करते हैं। श्री राम जी गत 10 वर्षों से दुबई में रह रहे हैं और एचयूएफ का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए हर साल 20 दिनों के लिए भारत आते हैं। उनके 2 बड़े बेटे हैं, वो भारत में व्यवसाय के रोजमर्रा के मामलों की देखभाल करते हैं। आकलन वर्ष 25-26 के लिए एचयूएफ की आवासीय स्थिति क्या है? तो आपने इस परिवार का दुखड़ा सुन लिया, पूरी कहानी सुन ली। आपको अब बताना है एचयूएफ का स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर अपन जहाँ से क्वेश्चन ने शुरू किया वहाँ से बात करें, एचयूएफ का जो कर्ता है जिसका नाम राम जी बता रहे हैं, वो तो भैया 10 साल से दुबई में है। और ये भी मैं बता दूं कि 10 साल में कुल वो 200 दिन, कुल मिला के वो 200 दिन भारत में आया है, क्योंकि वो साल में 20 दिन ही भारत में आता है, साल में 20 दिन ही भारत में आता है। मैं अगर आपको पहले यूं ही चेक कराऊं, एडिशनल कंडीशन क्या कहती है? एडिशनल कंडीशन ये कहती है कि बंदा 7 साल में 730 दिन भारत में आया हो, लेकिन जो
मिस्टर राम जी हैं, वो तो 7 साल में 140 दिन ही भारत में आए, 7 साल में 730 दिन भारत में वो आए ही नहीं, चूंकि इससे एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हुई, एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे एडिशनल कंडीशन देखनी ही नहीं चाहिए थी, पहले मुझे बेसिक कंडीशन देखनी चाहिए थी। बेसिक कंडीशन ये देख होती है कि क्या पूरा का पूरा या पार्टली, होली या पार्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है। देखा जाए तो कहानी की शुरुआत ऐसे लिख रही है कि श्री राम जी एचयूएफ के करता हैं, नागपुर में कपड़ा व्यवसाय करते हैं, खुद वो दुबई में रह रहे हैं। लेकिन ये जो कहानी का ये हिस्सा है कि इनके दो बड़े बेटे हैं, वो भारत में रोज़मर्रा डे टू डे ऑपरेशंस की देखभाल करते हैं। इससे मैं ये मान रहा हूँ कि ये डिसीज़न मेकिंग भी करते होंगे, पापा के साथ साथ ये भी डिसीज़न में भाग लेते होंगे। यानी कहीं ना कहीं बिजनेस थोड़ा बहुत कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, बिजनेस का थोड़ा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। चूंकि ऐसा है, चूंकि ऐसा है तो मैं कहता हूँ बेसिक शर्त पूरी हो गई है। और बेसिक शर्त पूरी होने के बाद जो एचयूएफ का करता है उसने जो एडिशनल कंडीशन है वो पूरी नहीं की है, तो ये स्थिति वही हो गई, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, चलो इसके बाद ये पूरी जैसे इसमें कहानी लिखी है कि एचयूएफ को भारत का निवासी माना जाता है यदि उसके मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। उसके बाद यह निर्धारित करने के लिए कि एचयूएफ एक साधारण निवासी है, उसके लिए एचयूएफ के कर्ता को एडिशनल शर्तों की जांच करनी होगी। जो राजीव हैं वो एडिशनल शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए ये एक साधारण निवासी तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद अपने को थर्ड समझना है कि कंपनी 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 में पहली बात तो समझ लो दो ही स्थितियां होती है, या तो कंपनी रेजिडेंट होती है या वो नॉन रेजिडेंट होती है। इसमें ये वाला जो स्पेशल केस है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये वाला केस उत्पन्न नहीं होता। उसमें भी यूँ समझो, अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका इंडिया में रजिस्ट्रेशन है, जैसे अभी जो चल रहा है वो चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, उससे पहले जो एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले जो एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1913। तो अगर अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 या 2013 से पहले तत्संबंधी लागू किसी भी एक्ट में हुआ हो, अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन इन एक्ट्स में हुआ हो, तो वो कंपनी हमेशा और हमेशा रेजिडेंट मानी जाएगी, वो कंपनी हमेशा रेजिडेंट मानी जाएगी। तो हो गई ये बात ख़त्म। अब या तो ये वाली कंडीशन हो, इंडियन कंपनी वाली कंडीशन पूरी हो जाए, या फिर एक वर्ड है पोएम, POEM, वो ये है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए। या तो कंपनी इंडियन हो या प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए। इन दोनों में से कोई सी भी एक शर्त पूरी हो जाएगी तो रेजिडेंट होगा, और अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होगी तो कंपनी नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। तो अभी अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, अगर कंपनी भारतीय कंपनी है तो वो रेजिडेंट है ही है, लेकिन अगर कंपनी विदेशी है तो उस विदेशी कंपनी का प्रभावी प्रबंधन का स्थान, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम, भारत में रहा हो। ठीक है, अब है या नहीं ये अपन इन क्वेश्चनों में चेक करेंगे। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडियन कंपनी इज रेजिडेंट फॉर द ईयर। देखो बातों बातों में इसने बता दिया कि ये इंडियन कंपनी है। अगर अगर आप इंडियन कंपनी की बात कर रहे हो तो आपको ये पोएम वगैरह चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप भारतीय कंपनी की बात कर रहे हो, किसी भारतीय कंपनी की आवासीय स्थिति वर्ष के लिए निवासी की होती है, यदि कंपनी का पोएम पूरी तरह से भारत में है, यदि कंपनी का पोएम का आंशिक हिस्सा भारत में है, यदि कंपनी के पोएम की जगह की परवाह किए बिना, तो इसका आंसर यही होगा। मतलब आपको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ये आपको तब चेक करना है जब कंपनी फॉरेन कंपनी हो,
तब आपको दिमाग लगाना है कि पोएम इंडिया में है या नहीं है। जिस कंपनी का नाम ही इंडिया में चढ़ा हुआ है, जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या इससे पहले के एक्ट्स में रजिस्टर्ड है, तो वो कंपनी हमेशा और हमेशा निवासी कंपनी मानी जाएगी। वो भारत में रेजिडेंट या निवासी कंपनी मानी जाएगी। तो आपको फिर पोएम की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आपके बाद जैसे भारत के बाहर निगमित एक कंपनी, तो इसका मतलब एक फॉरेन कंपनी है। वो फॉरेन कंपनी है, उसका पोएम भारत में स्थित है, तो फिर ये निवासी हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो कंपनी इंडियन तो नहीं है, कंपनी फॉरेन कंपनी है, लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो भारत में है, तो उसे निवासी माना जाएगा। एक बार इसको ये देख लो, अगर कोई इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा रेजिडेंट होगी, और अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है तो फिर देखो पोएम इंडिया में है क्या, अगर है तो रेजिडेंट है, और अगर पोएम भी इंडिया में नहीं है तो फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। तो ये आप छोटा सा टेबल आप याद कर लेना। अच्छा, आप जानना चाहेंगे पोएम किसको बोलते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड। कहता है जहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजंस, कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हों ताकि व्यापार को चलाया जा सके, और महत्वपूर्ण रूप से जहाँ वो निर्णय लिए जाते हों, तो मतलब परचेज सेल्स कहाँ हो रही है ये मायने नहीं रखता, बेसिकली डिसीजंस कहाँ से लिए जा रहे हैं ये मैटर करता है। एक एक क्वेश्चन इस पे और आएगा, उससे तुम्हें चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा बड़े शब्द है, अभी आएगा। पहले सिंपल है, अल्फा लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है। मैं तो कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं अब आगे पढ़ता ही नहीं हूँ, बात ही खत्म हो गई। अल्फा लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है, इसका कारोबार दिल्ली में भी है, लंदन में भी है। कंपनी का पूरा कंट्रोल और प्रबंधन लंदन में है। इन्होंने तो कह दिया पोएम इंडिया के बाहर है, तो मैं कह रहा हूँ तुम उसको चेक कर ही क्यों रहे हो? अल्फा लिमिटेड बेसिकली इंडियन कंपनी है। ये मुझे अब कंफ्यूज करना चाह रहा है कि इसका 85% से ज़्यादा इनकम इंग्लैंड वाले बिजनेस से होता है, तो बताओ इसकी आवासीय स्थिति क्या होगी? मैंने कहा कुछ नहीं, हम इसका आंसर रेजिडेंट ही है, इसका आंसर निवासी ही है, क्योंकि इंडियन कंपनीज रेजिडेंट ही होती हैं। ठीक है, एन इंडियन कंपनी इज़ ऑलवेज अ रेजिडेंट कंपनी। तो फिर ये कि कारोबार यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, 85% टर्नओवर इनकम वहाँ पे है, सारा पोएम वहाँ पे है, उन बातों से कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, आगे। ओके, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा जारी दिशा निर्देशों और आयकर अधिनियम 1961 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार गत वर्ष के दौरान एक विदेशी कंपनी को भारत में निवासी के रूप में मानने के लिए पोएम डिसाइड करता है? मतलब पोएम आप कैसे डिसाइड करोगे? जहाँ पे भारत में आम बैठक आयोजित की जाती हो। मतलब पहला किसी ने कहा कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग इंडिया में होगी तो पोएम इंडिया में मान लिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन किसी ने कहा कि अगर भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती होगी तो पोएम इंडिया में मान लिया जाएगा। थर्ड किसी ने कहा कि नहीं, अगर बोर्ड मीटिंग्स भारत में होती होंगी तो पोएम इंडिया में मान लिया जाएगा। और ये सबसे सॉलिड है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी कौन चलाता है, कंपनी का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो जो कंपनी के संचालक होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वही कंपनी का ब्रेन होते हैं, कंपनी वही चलाते हैं। इसका मतलब जितने भी की इंपॉर्टेंट कमर्शियल डिसीजंस हैं वो कौन लेते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। तो जहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स होती हैं वहीं पर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा। तो ये क्लैरिफाई किया है किसने? सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे डिटरमिन होगा? जहां बोर्ड मीटिंग्स होगी वहीं पे पोएम माना जाएगा। ठीक है, सी इसका आंसर रहा। अब हम ये समझेंगे कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया, जो अजय मैंने एक काल्पनिक नाम बताया, कि ये तो साबित कर दिया कि अजय रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अब आप जानना चाहेंगे कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए,
ये अब मैं इनकम के 6-7 रूप आपको बता रहा हूँ। केस फर्स्ट देखिएगा, फिर मैं बातें करते हुए समझाता हूँ। अगर कोई इनकम ऐसी है जो भारत में मिली हो, अगर कोई इनकम ऐसी है जो भारत में मिली हो, फिर भले वो भारत में कमाई हो चाहे नहीं कमाई हो, पर अगर वो भारत में मिली हो तो वो सबके लिए टैक्सेबल होती है। सबके लिए मतलब तीनों दशाओं में वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, नहीं समझ में आया? और सुनिए, अगर कोई इनकम ऐसी है जिसे इंडिया में रिसीव माना जाए, मतलब वो रिसीव हुई तो नहीं है पर वो इंडिया में रिसीव मानी जाए, तो वो सबके लिए टैक्सेबल होगी, चाहे किसी भी तरह का आदमी हो, चाहे अजय कोई भी हो। ओके, नहीं समझ में आया? अगर इनकम ऐसी है जो भारत में अक्रू या अराइज हुई है, फिर चाहे वो भारत में मिली चाहे नहीं मिली, अगर वो भारत में कमाई गई है, भारत में उपार्जित हुई है, तो वो सभी दशाओं में टैक्सेबल होगी, चाहे अजय की कोई सी भी स्थिति हो। अभी तक तो तुम्हें लग रहा है सारे नियम एक जैसे हैं। बिल्कुल। आगे, अगर इनकम ऐसी है जैसे धारा 9 में डीम्ड टू अक्रू माना गया है, भारत में उपार्जित हुई माना गया है, तो भी वो सभी दशाओं में टैक्सेबल होगी। तो यहां तक तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे आ जाओ। ओके, अब यहां से दिमाग लगाना शुरू करना। अगर कोई इनकम ऐसी है जो भारत में रिसीव हुई है, लेकिन वो अक्रू भारत के बाहर हुई थी, और वो एक ऐसा बिजनेस था जिसका कंट्रोल इंडिया से होता है या जिसका प्रोफेशनल सेटअप इंडिया में है। मतलब क्या सर? कोई इनकम है जो रिसीव कहाँ हुई? बाहर। इनकम रिसीव कहाँ हुई? भारत के बाहर। कमाई कहाँ गई? भारत के बाहर। लेकिन उसका कुछ ना कुछ इंडिया से कनेक्शन अगर है तो वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी। ये एनओआर वाला पट्टा है, उसके लिए टैक्सेबल होगी, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है? वो यहाँ टैक्सेबल नहीं होगी। इसीलिए एनआर होना या ना होना मैटर करता है, मायने रखता है। अभी और समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्या है? अगर कोई इनकम ऐसी है जो इंडिया के बाहर मिली, कमाई भी इंडिया के बाहर थी, और जिसका कोई कनेक्शन इंडिया के साथ है ही नहीं, तो भी वो इसके लिए टैक्सेबल होगी, इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। यहाँ से ये नियम लेके जाना है कि जो रेजिडेंट होता है उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। यानी किसी व्यक्ति के ऊपर अगर निवासी का ठप्पा लग गया, अगर किसी व्यक्ति पर रेजिडेंट का ठप्पा लग गया, तो वो विश्व के किसी भी कोने में इनकम कमाए, वो उसके लिए टैक्सेबल, हर हाल में टैक्सेबल होगी। अब दो नियम और सुन लीजिए। अगर इनकम ऐसी है जो कमाई गई विदेश में, प्राप्त भी बाहर की गई विदेश में, लेकिन उसे भारत में बाद में भेजा जाता है, और वेदर टैक्स इंसिडेंस अराइजेज एट द टाइम ऑफ रेमिटेंस। ये दोनों पॉइंट एक जैसे हैं। इन दोनों पॉइंटों को मैं सार समरी बता देता हूँ। अगर कोई इनकम प्रीवियस ईयर में नहीं कमाई गई है बल्कि पहले कमाई गई थी, फिर पहले चाहे उस पर टैक्स लगा था या नहीं लगा था ये मायने नहीं रखता। हम अगर बात कर रहे हैं अभी असेसमेंट ईयर 25-26 की, तो मतलब हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 24-25 की। तो अगर कोई इनकम प्रीवियस ईयर 24-25 से पहले कमाई गई थी और उसे भारत में भेजा जाता है या भारत में अपने साथ लाया जाता है, या तो वहाँ से आप भेज दो या उसे अपने साथ भारत में ले आओ, तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगी किसी के लिए भी। जी हाँ, वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन मैं इससे पहले वाली बात पे कायम हूँ, अगर कोई इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न हुई है तो वो ग्लोबली कहीं पे भी अर्न हुई हो, वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे तो अपने को एक बेटर क्लियरिटी आएगी, है ना? अभी अपने को इतना नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अपन ने उसके भी जब तक क्वेश्चन नहीं देखे थे तो अपने को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, हम क्या करेंगे। अब इसके क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे आराम से। ऐसे व्यक्ति के मामले में जो सामान्यतः निवासी नहीं है, तो ये एक होता है रेजिडेंट, उसकी बात नहीं चल रही, ये चल रही है एनओआर की बात। हाँ, तो एक ऐसा व्यक्ति जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसकी निम्नलिखित आय कर योग्य है। भारत के बाहर होने वाली बिजनेस इनकम, यूँ समझो इंग्लैंड में इसकी कॉफ़ी शॉप है, उससे इसको इनकम हुई, तो वो एनओआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वो अक्रू आउटसाइड रिसीव आउटसाइड हो गई।
भारत के बाहर अर्जित संपत्ति से आए, इसकी यूके में कोई प्रॉपर्टी है उससे इसको इनकम हुई, वो इनकम भी टैक्सेबल नहीं होगी। भारत के बाहर अर्जित आय यदि वह भारत से नियंत्रित व्यवसाय से प्राप्त होती है, तो देखो ये सी पॉइंट क्या है, उस पट्टे को इनकम हुई है कहाँ, भारत के बाहर, यानी अक्रू आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, बट दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। सिंस इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, it will be taxable for resident and it will also taxable for not ordinary resident। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था तो ये इनकम फंस गई है, इस इनकम पे इसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर इस व्यापार पे सपोज करो 12 लाख रुपए की इनकम होती है तो 12 लाख रुपए की आय पे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भारत में टैक्स देना होगा। और ये वाली जो है भारत के बाहर अर्जित ब्याज आए, इसका मतलब इसको बोलेंगे अक्रू आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, तो इसका कुछ नहीं होगा। तो सी वाला जो पॉइंट है, सी वाला पॉइंट जो है वो टैक्सेबल होगा, वो टैक्स के उद्देश्यों से आपकी आय में जोड़ा जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के मामले में जो भारत में सामान्य रूप से निवासी नहीं है, अगेन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का क्वेश्चन है, तो भारत में कर योग्य आय निम्नलिखित में से होगी। अगर विदेश में किराए की इनकम है तो वो इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी, विदेश में ब्याज की आय होगी तो वो भारत में नहीं जोड़ी जाएगी, भारत में नियंत्रित व्यवसाय से भारत के बाहर व्यवसाय से आए, अगेन सेम पॉइंट, सेम जगह, सेम लोकेशन, वापस इनकम जो हुई है वो भारत के बाहर हुई है, कंट्रोल जो है वो भारत से है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि कई बार ना आदमी को आदत पड़ जाती है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव लगाने की, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, केवल दिस इनकम विल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर मैं बताऊं इस क्वेश्चन में मैं ये बोल देता कि ये व्यक्ति निवासी है, तो फिर इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाता अगर ये व्यक्ति निवासी होता। इसीलिए हमने क्वेश्चन के शुरुआती आधे घंटे में इस बात पे माथा फोड़ा कि व्यक्ति रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये साबित करो, ठीक है। ओके, जैसे आप किसी को सजा सुनाना चाहते हो, तो सजा सुनाना चाहते हो तो पहले ये तो साबित करो कि मर्डर उसने किया है या चोरी उसने की है, पहले ये तो साबित हो जाए, फिर तो सजा भी हो जाएगी। तो पहले अपने को, जैसे अपन ने साबित कर दिया कि ये व्यक्ति नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो फिर इस वाली इनकम के लिए वो पे कोई पाप नहीं लगेगा, इस वाली इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, केवल इस वाली इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आती जाएगी, हर गुजरते क्वेश्चन के साथ यू विल बी मच क्लियर। विदेश में स्थित कृषि भूमि से कृषि आय कर योग्य होगी। सोचो, अब आपका इंग्लैंड में खेत है और 50 लाख रुपए आपने इंग्लैंड में कमाए, तो अक्रू कहाँ हुई, बाहर, अक्रू मतलब जहाँ जनरेट होती है, अक्रू कहाँ हुई, आउटसाइड, रिसीव कहाँ हुई, आउटसाइड, कंट्रोल के बारे में कोई खबर नहीं है तो कंट्रोल भी क्या होगी, आउटसाइड। जब सब कुछ ही आउटसाइड है तो केवल कौन फंसेगा, केवल रेजिडेंट फंसेगा, ठीक है। तो ये वाली जो इनकम है ना, जिस इनकम के बारे में बात की जा रही है, वो इनकम केवल निवासी की दशा में टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, इसके लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। ये हाँ ना की टेबल देख लेना, ये वही वाली टेबल है जो मैंने बताई थी। अब आपको बताऊं ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा वाला है, भारत से नियंत्रित, नहीं इसमें वो पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, ये चौथा वाला तो वो वाला पॉइंट है जो भारत से कंट्रोल होता है, इसमें एक पॉइंट और होना चाहिए था। अगर ऐसी इनकम जो अक्रू आउटसाइड हो, रिसीव्ड आउटसाइड हो, कंट्रोल आउटसाइड हो, तो वो केवल निवासी के लिए टैक्सेबल हुआ करती है, तो इसमें केवल सी केस में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। अभय ने 31 मार्च 2025 को समाप्त गत वर्ष के दौरान निम्नलिखित आय अर्जित की। यूके विकास बॉन्ड पर ब्याज उसको 2 लाख रुपए मिला, 1/4 भारत में प्राप्त हुआ, भारत में एक बिल्डिंग की बिक्री पर लाभ उसको 2 लाख रुपए हुआ और ये लाभ उसको हॉलैंड में प्राप्त हुआ। श्री अभय भारत का निवासी है किंतु सामान्य रूप से निवासी नहीं है। ओके, अगेन ये व्यक्ति रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो अब मैं इस इनकम पे विचार करता हूँ। पहली इनकम क्या है, पहली इनकम अक्रू आउटसाइड है और अक्रू आउटसाइड है 2 लाख रुपए, इसमें से 50,000 रुपया
रिसीव्ड इन इंडिया है और 1.5 लाख रुपया रिसीव्ड आउटसाइड है, तो मेरे मतलब कि केवल ये वाली इनकम है। ऐसी इनकम जो भारत में प्राप्त हुई हो, मेरे को वो कंसीडर करनी पड़ेगी, वो इनकम जो भारत में प्राप्त हुई हो। इसके अलावा ये जो इसने बिल्डिंग बेची है वो बेसिकली भारत की बिल्डिंग थी, मतलब जैसे भारत में कानपुर होता है, कानपुर में उसने एक बिल्डिंग बेची, तो चूंकि उसने कानपुर में एक बिल्डिंग बेची है तो इसका मतलब है ये इनकम इंडिया में अक्रू हुई है, तो ये वाली इनकम 2 लाख रुपए टैक्सेबल होगी। आप याद कीजिए उस टेबल को, जहाँ से मैंने टेबल बनाना शुरू किया उसमें पहला पहला पॉइंट था अगर कोई इनकम भारत में प्राप्त होगी तो वो सबके लिए टैक्सेबल होगी। फिर थोड़ी देर बाद थर्ड नंबर पॉइंट आया अगर कोई इनकम भारत में अक्रू है तो वो सबके लिए टैक्सेबल होगी। तो चूंकि ये बिल्डिंग भारत में लोकेटेड थी इसलिए इनकम भारत में अक्रू मानी जाएगी और 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। मैं आपको बताऊं, अगर ये व्यक्ति रेजिडेंट होता, अगर ये व्यक्ति रेजिडेंट होता तो इसकी इनकम 4 लाख रुपए मानी जाती, लेकिन चूंकि ये व्यक्ति नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इसलिए इसकी इनकम 2.5 लाख रुपए आई है। ठीक है, और अगर ये व्यक्ति नॉन रेजिडेंट होता तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से तो भी 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल होता, अगर ये नॉन रेजिडेंट होता तो भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनिवासी की आय जब निम्नलिखित से संबंधित भारत में परिचालन से जुड़ी हो भारत में कर योग्य है। अब के बार जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो अनिवासी के लिए कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट के लिए कर रहे हैं। तो अगर व्यवसाय भारत में है, सपोज कीजिए कि उसकी लखनऊ में एक दुकान है, वहाँ से वो व्यापार कर रहा है, तो ये इनकम अक्रू इन इंडिया है एंड टैक्सेबल फॉर एनआर है। अगर इसको तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क मिला है और तकनीकी सेवाओं का उपयोग भारत में हुआ है तो ये इनकम एनआर के लिए टैक्सेबल है। अगर उसे रॉयल्टी की इनकम मिली है और उसका प्रयोग भारत में हुआ है तो ये टैक्सेबल है। और अगर उसे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है और हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है तो वो इंडिया में इनकम अक्रू मानी जाएगी। तो ये चूंकि इसने पहले ही बोल दिया कि इन चारों आयों का संबंध भारत से है, मतलब इसको भारत में व्यापार चलाने के लिए उसने टेक्निकल फीस का यूज़ किया, रॉयल्टी, मतलब ये क्या है, टेक्निकल फीस उसे प्राप्त हुई, रॉयल्टी उसे प्राप्त हुई, प्रॉफिट्स उसे प्राप्त हुए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ। तो 1 2 3 4 कि सर हमें समझ नहीं आया। तो देखिए ये कुछ इनकम है। अगर कोई इनकम ऐसी है जिसमें बिजनेस कनेक्शन इंडिया से इस्टेब्लिश हो तो वो इनकम इंडिया में कमाई गई मानी जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी असेट या सोर्स इंडिया में है तो वो इनकम इंडिया में कमाई जाएगी। अगर इंटरेस्ट, टेक्निकल फीस और रॉयल्टी, ये 3 शब्द याद रख लो, अगर इनका भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है तो ये इनकम भारत में कमाई गई मानी जाएगी। और अगर जैसे इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है, इंटरेस्ट लोन पे दिया जाता है, तो अगर लोन राशि का प्रयोग भारत में व्यापार करने के लिए किया गया हो, रॉयल्टी का पेमेंट क्यों किया जाता है, किसी अधिकार को पाने के लिए किया जाता है, अगर उन अधिकारों का प्रयोग भारत में व्यापार करने के लिए किया गया हो और टेक्निकल सर्विसेज भारत के किसी व्यापार के लिए ली गई हो तो वो इनकम अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी। इसी तरह से अगर भारत सरकार ने किसी को सैलरी दी है, किसी इंडियन सिटीज़न को भारत सरकार ने सैलरी दी है तो उसे अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति भारत में आके सर्विसेज देगा तो उस इनकम को हमेशा अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। और प्रॉपर्टी अगर भारत में लोकेटेड है तो उस इनकम को अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, तो अपन और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, गत वर्ष ब्रिटेन में अर्जित की गई पिछली कर रहित आय को सतीश भारत में लाया था। मतलब ब्रिटेन में इसने जो पास्ट ईयर में प्रॉफिट कमाया है, मतलब जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले उसने ब्रिटेन में जो आय कमाई थी उस आय को सतीश भारत में लाया था। तो
ऐसी आय पे टैक्स नहीं लगता, चाहे वो आर हो, एनओआर हो या एनआर हो, वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट पे टेक्निकली ये कहते हैं कि पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो ये प्रॉफिट जब भारत लाया जाता है तो उसे आय नहीं माना जाता बल्कि कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है और उस पर टैक्स नहीं लगाएगा, उसे टीआई में नहीं जोड़ा जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, जब भारत में स्थित पूंजीगत संपत्ति एक अनिवासी द्वारा भारत के बाहर किसी अन्य अनिवासी को बेची जाती है तो पूंजीगत लाभ कर योग्य होगा। ओके, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज करो एक व्यक्ति है, उसका नाम है जॉन, और एक व्यक्ति है, उसका नाम है स्मिथ, और ये है दिल्ली, और ये है दिल्ली में एक होटल। दिल्ली में ये जो होटल है इसके स्वामी मिस्टर जॉन हैं जो कि यूएसए रहते हैं, और उन्होंने ये होटल स्मिथ को बेच दिया। ये होटल की डील पर इनको 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इनकम अक्रू इन इंडिया है या नहीं है। बेचने वाला नॉन रेजिडेंट है, खरीदने वाला नॉन रेजिडेंट है। टेक्निकली कहें तो जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफ़र करने वाला है, वो एनआर है, और जिसे ट्रांसफ़र किया गया है, जिसे हम ट्रांसफरी कहते हैं, वो भी नॉन रेजिडेंट है। पर चूंकि ये प्रॉपर्टी भारत में स्थित है इसलिए इस इनकम को अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। तो इसीलिए ऐसे मामलों में टैक्स इंसिडेंस को देखने के लिए, टैक्स के प्रभाव को देखने के लिए आपको संपत्ति का स्थान देखना होगा। चूंकि वो जो कैपिटल असेट है वो भारत में स्थित है, तो इसीलिए इस इनकम को अक्रू इन इंडिया माना जाएगा। कल को 2 करोड़ रुपए पे टैक्स होगा तो भले ही जॉन नॉन रेजिडेंट साबित हो जाए, पर मैंने कहा ना, अगर ये साबित हो गया कि इनकम अक्रू इन इंडिया है तो फिर इसे टैक्स भरना पड़ेगा, मिस्टर जॉन को टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये थोड़ा और टफ क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की थॉमस इंक ने भारत में एएनएस कंपनी लिमिटेड मुंबई के नाम से व्यापार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों से पैसा उधार लिया। जरा समझना कि पैसा किसने उधार लिया है। एक कंपनी है, उसका नाम है थॉमस इंक, ये कंपनी का नाम है, और ये कंपनी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। उसने भारत में कंपनी खोली, उसकी सब्सिडियरी कंपनी होगी, जिसका नाम था एएनएस कंपनी लिमिटेड, मुंबई में उसने। अच्छा, वो व्यापार देखो बेसिकली कहाँ करना चाहता है, वो बेसिकली व्यापार मुंबई में करना चाहता है, भारत में व्यापार करना चाहता है। अच्छा, चूंकि भारत में व्यापार जमाना था इसलिए वो खुद ओरिजिनल फर्म तो ऑस्ट्रेलिया की थी, तो उसने ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न फर्मों से उधार लिया तो ब्याज भी चुकाया होगा। थॉमस इंक ने विभिन्न ऋणदाताओं को 500 लाख यानी 5 करोड़ का ब्याज भुगतान किया। ठीक है, तो अब ऑस्ट्रेलिया के थॉमस इंक ने तो ब्याज का भुगतान किया, और ऑब्वियस सी बात है जो जिन्होंने लोन दिया था उन्होंने ब्याज कमाया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इनकम को क्या कहा जाएगा? इज इट अक्रू इन इंडिया? यस, इस इनकम को कहा जाएगा इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, क्योंकि ये अगर हमने साबित कर दिया कि इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, देन इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ असेसीज, ये सभी तरह के करदाताओं के लिए कर योग्य होगी, तो इसे भारत में अर्जित हुआ है ऐसा माना जाएगा। ये कुछ सेक्शन है, सेक्शन 9(1) है, जिसमें एक सेक्शन है इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इसमें ये कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज़ यूज्ड इन इंडिया, अगर लोन का इस्तेमाल भारत में हुआ हो तो फिर उसका ब्याज चाहे निवासी ने चुकाया हो चाहे अनिवासी ने चुकाया हो, ऐसी आय को भारत में अक्रू माना जाता है और फिर सभी के लिए टैक्सेबल किया जाता है। तो ऐसी इनकम को अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन अपन और करेंगे ताकि और क्लियरिटी आए। कहता है अनिवासी के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी आय उसके हाथों में कर योग्य नहीं है? ठीक है, अगर भारत सरकार से ब्याज प्राप्त हुआ तो इस इनकम को अक्रू इन इंडिया माना जाता है,
और ये इनकम एनआर के लिए टैक्सेबल होती है। भारत में स्थित कैपिटल असेट्स को अगर बेचा गया, जैसे भारत में एक होटल है, होटल को बेचा गया, उस पर कैपिटल गेन हुआ, तो ये इनकम को अक्रू इन इंडिया माना जाएगा और एनआर के केस में टैक्सेबल होगा। भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को उधार दिए गए धन पर प्राप्त ब्याज यदि धन का उपयोग व्यवसाय चलाने के लिए भारत के बाहर उपयोग किया हो। अब के बार क्या हुआ है, लोन दिया गया है, लोन पे ब्याज भी आपस में दिया गया है, पर उस लोन राशि का प्रयोग भारत के बाहर हुआ है, तो ये इनकम अक्रू इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। और अगर ये अक्रू इन इंडिया नहीं है तो फिर ये नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। और अगर पेटेंट अधिकारों का भारत में उपयोग किया गया है और इसके लिए भारत के निवासी से रॉयल्टी प्राप्त की हुई है, तो इस इनकम को अक्रू इन इंडिया माना जाएगा और वो एनआर के लिए टैक्सेबल होगा। तो इसका आंसर सी है। सी इसमें से ऑड वन आउट है। पहले, दूसरे और चौथे मामले में इनकम को अक्रू इन इंडिया माना जाएगा, हैंस इट विल बी टैक्सेबल इवन दो इन केस ऑफ एनआर। एनआर के मामले में भी टैक्सेबल होगा, थर्ड वाले मामले में वो एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, उसके बाद ये देखो, ये एक है, हिंदी में लिखा है, पहले इंग्लिश में था। ऐसी आय जो भारत में उपार्जित अथवा उदय समझी जाती हैं, तो यदि किसी ऋण का ब्याज निवासी या अनिवासी द्वारा देय है तो इस ब्याज की आय को भारत में तभी उपार्जित मानेंगे जबकि इस ऋण का उपयोग भारत में चल रहे किसी व्यापार अथवा पेशे में किया जा रहा हो। ओके ओके। सुश्री नरगिस जो कि एक अनिवासी हैं कि निम्नलिखित आय उनकी कुल आय में शामिल की जाएगी। इसको 4 इनकम हुई है। सुश्री नरगिस को मान लो हमने एयरपोर्ट पर पकड़ लिया, तो उसने बताया कि मैंने दिल्ली में 2 महीने का वेतन मुझे 40,000 मिला, तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये टैक्सेबल होगी। फिर उसने बताया कि मुंबई में उसका एक बचत बैंक खाता है, उस पर उसने 2100 रुपये का ब्याज कमाया, ये इनकम टैक्सेबल होगी क्योंकि जो इनकम का सोर्स है, जिस बैंक का ब्याज खाता है, वो इंडिया में है, तो ये इनकम अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी, ये भी टैक्सेबल होगी। बांग्लादेश में उसे एग्रीकल्चर इनकम हुई, तो अक्रू आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, कंट्रोल आउटसाइड। इसी तरह बांग्लादेश में उसने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो उसे डिविडेंड मिला, अक्रू आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, कंट्रोल आउटसाइड। तो नरगिस की इस इनकम को आपको नहीं छेड़ना है। मोदी सरकार इस इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लेगी। यूएसए में पुराने वर्षों में अर्जित नॉन टैक्स प्रॉफिट को भारत में वो लाई हैं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि केवल पहली इनकम और दूसरी इनकम उसकी टोटल इनकम में शामिल की जाएगी। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी इंक्लूडेड इन हर टोटल इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पस। बाकी आय को नहीं देखा जाएगा। ओके। उसके बाद इस क्वेश्चन में मुझे आपको 2 नियम सिखाने हैं जो पहले डिस्कस नहीं हुए, तो मैंने कहा बता दूं। भारत में एक अनिवासी हैं, उनका नाम अरुण है। उन्होंने 10 अक्टूबर 2024 को अपना 80वां जन्मदिन मनाया। तो हमारी आपकी नज़र में ये सुपर सीनियर हो गए, लेकिन सुपर सीनियर हो तो गए, लेकिन गौर कीजिए ये बेसिकली अनिवासी कैटेगरी के हैं। ये अनिवासी कैटेगरी के हैं। गत वर्ष के लिए उनकी कुल आय 6 लाख रुपए है। ओके, नाम इसका अरुण है, हिंदू नाम है, लेकिन हो सकता है ये विदेशों में ही रहा करते हों। 80वां बर्थडे उन्होंने मनाया है। और असेस गत वर्ष 24-25 के लिए उनकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कितनी होगी अगर वो पुराने कर प्रावधानों का चयन करते हैं। ओके, अपन आराम से बात करते हैं। वैसे हमें पता है कि 2.5 लाख रुपए तक की लिमिट है, 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता। अगर कोई 60 साल की एज को टच कर लेता है तो 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता, और अगर व्यक्ति 80 साल की उम्र को टच कर लेता है तो 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। लेकिन एज की वजह से ये जो रिलैक्सेशन मिलता है, ये रिलैक्सेशन तब मिलता है जब वो बंदा रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। चूंकि ये व्यक्ति रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है,
इसलिए इसको ये वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ये वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसके जो 2.5 लाख रुपए, इसके लिए लिमिट 2.5 लाख ही रहेगी, इसके लिए 2.5 लाख की लिमिट रहेगी। शुरू का जो 2.5 लाख है या पहला 2.5 लाख है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद जो 2.5 लाख है उस पर 5% टैक्स लगेगा, और 2.5 और 2.5 5 लाख एग्जॉस्ट हो गया, बाकी फिर 1 लाख बचा, उस 1 लाख पे 20% टैक्स लगेगा। इस 2.5 लाख रुपए पे टैक्स होगा 12,500, और इस 1 लाख रुपए पे टैक्स होगा 20,000 रुपये, दोनों मिला के 32,500 रुपये का टैक्स होगा। और 32,500 रुपये के टैक्स के बाद 4% 4% इसके अंदर अपन सेकेंडरी एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे। 325 का 4 गुना, लगभग अपन इसके अंदर 1,300 रुपये और जोड़ेंगे। अल्टीमेटली 33,800 रुपये इसका आंसर आएगा। अगर आपको मन में रिबेट का भाव आ रहा है कि हमें इस व्यक्ति को रिबेट देनी चाहिए, तो 2 वजहों से नहीं दूंगा। एक तो रिबेट लेने के लिए इसकी इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए, पर मेन वजह ये नहीं है। मेन वजह ये है कि रिबेट भी उसको मिलती है जो व्यक्ति रेजिडेंट इंडिविजुअल हो। तो मतलब इस व्यक्ति ने नॉन रेजिडेंट होने का खामियाजा 2 जगह भुगता। वैसे अगर ये बुढ़ा 80 साल का बुढ़ा भारत में रहता तो हम 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लेते, और हो सकता है केवल 1 लाख रुपए पे ही टैक्स लेते। लेकिन चूंकि ये भारत का निवासी नहीं है, अनिवासी है, तो 2.5 लाख रुपए के हिसाब से ही बस हम 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लेंगे, बाकी की रकम पे टैक्स लिया जाएगा। और रिबेट देने का हम इसको सोचेंगे भी नहीं। ये बात मुझे आपको समझानी थी, इसलिए मैंने बताया आपको ये बातें, ठीक है। तो 33,800 ये सारा कैलकुलेशन लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि अनिवासी की आयु चाहे जो भी हो, कर की गणना के लिए पहला स्लैब जो 2.5 लाख वाला है उसके अनुसार ही गणना की जाएगी। 3 लाख और 5 लाख वाला बेनिफिट निवासी व्यक्तियों को मिलता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के निवासी श्री अजय हैं, उम्र उनकी 40 साल है, उन्होंने श्रीलंका में स्थित भूमि से 1 लाख रुपए की कृषि आय अर्जित की, और ये निवासी है। तो मैंने जैसे कहा कि निवासी व्यक्ति कहीं से भी कमाए, अगर श्रीलंका से भी कमाया है तो उस आय पे टैक्स लगेगा, और भारत में उसकी आय 7 लाख है। तो पहली बात तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है एग्रीकल्चर इनकम वाला, उनको लगेगा कि शायद सर स्पेशल तरीके से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। स्पेशल तरीके से टैक्स कैलकुलेशन तब होती है जब एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में हो। इस मामले में एग्रीकल्चर इनकम श्रीलंका में हुई है, तो बस फिर कोई स्पेशल इनकम की ज़रूरत नहीं है। 7 लाख रुपए इसकी इंडिया से इनकम है, और ये वाली जो इनकम है उसे अदर सोर्स में लिखा जाएगा, यानी विदेशी कृषि आय को लिखा जाएगा पहली बात। और साधारण तरीके से लिखा जाएगा, इस व्यक्ति की टोटल इनकम 8 लाख रुपए आ गई है, 8 लाख रुपए आ गई है, उम्र इसकी छोटी है, 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लेना है। इसके बाद वाला जो 2.5 लाख होता है इस पे आपको 5% टैक्स लेना है। यहाँ तक 5 लाख पूरे हो गए, बाकी फिर 3 लाख बचेंगे, उस पे आपको 20% टैक्स लेना है, 12,500 रुपये। 3 लाख पे 60,000 रुपये, 72,500 रुपये, और इसके बाद आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम से लेना है, 725। अच्छा कि सर इसको रिबेट नहीं दोगे क्या? रिबेट पुराने प्रावधानों में किसी की आय 5 लाख रुपए तक है तो उसको रिबेट मिला करती है, और किसी ने अगर नए प्रावधानों का चयन किया होता तो 7 लाख रुपए होता, पर इसने तो ओल्ड टैक्स रिजीम को चुना है। आपको पता है कि भारत में अभी 2 तरीके से टैक्स निकाला जाता है। हर बंदे को चॉइस होती है कि वो पुराने टैक्स सिस्टम में जा सकता है या नए टैक्स सिस्टम से जा सकता है। पुराने टैक्स सिस्टम में ऐसा होता है, और 725 का 4 गुना लगभग 2,900 रुपये होगा। तो ये हो गया आपका 75,400 रुपये। मिस्टर अजय को, जहाँ से अपन ने काल्पनिक नाम से शुरू किया था वहाँ आके ख़त्म हो रहा है चैप्टर, मिस्टर अजय को 75,400 रुपये का टैक्स देना होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में होती तो मैं एक स्पेशल तरीके से कैलकुलेशन करता, तो भी मैं इसको पहले जोड़ता, लेकिन तब मेरी टोन अलग होती।
इसको मैं टोटल इनकम बोलता, इसको मैं एग्रीगेट इनकम बोलता, इनकम में से फिर मैं नीचे से कुछ लेस भी करता, स्पेशल केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। बट दिस इज़ नॉट एग्रीकल्चर इनकम, ये आपकी सिंपली अदर सोर्स इनकम है, क्योंकि ये भूमि भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, होप वीडियो टफ था लेकिन आपको समझ में आया होगा, ये सारा कैलकुलेशन है। चलिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो तो खैर देख ही लिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा। हमारा ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ बहुत सारा कंटेंट आपको दिखाई देगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।